आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरह के जिहाद की खबर यहां से आई। जिहाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी वारदात के पीछे की जो मंशा है वो धर्मांतरण की थी, जिसके लिए रेप से लेकर किडनैपिंग तक की गई और ऐसा पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस की थ्योरी कुछ और कहती है जो सवालों के घेरे में है। बेगूसराय पुलिस की थ्योरी पर बड़ा सवाल, खतरनाक जिहाद या सच पर पर्देदारी। आखिर क्या है सिंघौल का सच? ये सवाल इसलिए क्योंकि बेगूसराय से सनसनीखेज खबर आई है। बेगूसराय के सिंघौल में इस पीड़ित हिंदू परिवार ने मुस्लिम बहुल गांव में प्रताड़ित होने का आरोप लगाया है। इस हिंदू परिवार का आरोप है कि गांव के ही कुछ मुसलमान युवकों ने इनकी बेटी और बहू के साथ रेप किया और उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया। उन पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव डाला जा रहा है। आप भी सुनिए पीड़ित परिवार का सनसनीखेज आरोप। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हजार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल। की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार ने 5 दिन पहले सिंघौल थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मजबूरन थक हार कर पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसका जो आवेदन है वो हमारे हाथ में है। वो 23 तारीख है, ये जो तारीख है जुलाई, जहाँ पे ये आवेदन जो पीड़ित के जो परिवार है उन्होंने थाने में जाकर के दिया, लेकिन थाना जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जब अंत में जब मामला कहीं पे कोई रास्ता नहीं निकलता है तो न्याय की शरण में वो पूरा परिवार आता है और यहाँ पर आकर के वो मामला दर्ज करता है। पीड़ित परिवार के आवेदन के बाद भी पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। जब न्यूज़ 18 ने मामले को दिखाया तो पुलिस एक्शन में तो आई, लेकिन साथ में एक अलग थ्योरी भी लेकर आई। सुनिए पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार। क्योंकि पति और ससुर लगातार मारपीट कर रहे थे पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ, तो पार्वती देवी ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को लेके यहीं बगल के थाना क्षेत्र में मुंगेरीगंज में वो रहने लग गई। ये पति और ससुर लगातार वहाँ जाते थे, पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले जो पार्वती देवी है उसने सिंघौल थाना को अप्रोच किया था लीगल एक्शन लेने के लिए। ये बात जैसे ही इनके ससुर को, पति को पता चली तो उन लोगों ने एक आवेदन दे दिया है पड़ोसियों के खिलाफ। और इसमें जांच में दोनों ने ये बताया है कि जब भी ससुर और पति इनको आके मारते पीटते थे तो पड़ोसी जो थे वहाँ के, जिन 3 लड़कों का नाम आ रहा है, ये लोग पड़ोसी थे, ये लोग बीच बचाव करते थे। अब सवाल है कि 5 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? सिंघौल थाने के पुलिस 4 दिनों से चुप क्यों थी? महिला का पति प्रताड़ित करता था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मुसलमान आरोपी लड़कों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? महिला के बयान पर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। परिवार कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर क्यों हुआ? जाहिर है ऐसे कई सवाल हैं जिससे पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। बेगूसराय से रवि एस नारायण के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। अब आपको ये बताते हैं कि बेगूसराय के सिंघौल का पूरा मामला है क्या। ये मामला सिंघौल थाने के एक गांव का है और गांव के रहने वाले एक परिवार ने अपनी बहू और बेटी से रेप और अपहरण का आरोप लगाया। आरोप है कि मुस्लिम बहुल गांव में एक हिंदू परिवार की बहू बेटी के साथ 3 युवकों ने कई बार रेप किया। आरोपियों के नाम भी बताए गए हैं, मोहम्मद, जाहिद और शाहिद।
आरोप है कि कुछ दिनों पहले तीनों ने बहू बेटी को अगवा कर लिया और इसके बाद पीड़ित परिवार के लोग 22 तारीख को सिंघौल थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। उन्हें वहां से फटकार देकर भगा दिया गया। इसके बाद परिवार के लोगों ने 25 जुलाई को कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस अब कह रही है कि परिवार का आरोप झूठा है। पति और ससुर महिला और बेटी की पिटाई किया करते थे। महिला की बेटी की जबरन शादी करा दी गई। विरोध करने पर दोनों की पिटाई की जाती थी। पिटाई करने पर जो पड़ोसी बीच बचाव करते थे उन्हीं के खिलाफ रेप, जबरन धर्मांतरण की कोशिश और अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, जबकि महिला और उसकी बेटी खुद पिटाई से तंग आकर कुछ दिन से किसी और जगह पर रह रही थी। यह पुलिस का कहना है। अब वो खबर जो हर किसी के लिए जानना जरूरी है। पटना सिटी में मंकी पॉक्स की संदिग्ध मरीज मिली है। इसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत भी है। सावधान, बिहार में मंकी पॉक्स की दस्तक। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत में भी इससे जुड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंकी पॉक्स की शक्ल में नई आफत ने अब बिहार में भी दस्तक दे दी है। पटना सिटी में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मरीज मिला है, जो कि एक महिला है। हालांकि संदिग्ध मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। हम लोग तो WHO यूनिसेफ से हैं, लेकिन हम लोग जो कि लोकल में काम करते हैं तो हम लोग तो एडजस्ट, बाकी क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मामला सस्पेक्टेड अभी मामला है, सस्पेक्टेड है। और क्या है वो ऊपर लोग गए थे, हम लोग नीचे थे, हम लोग को जाने भी नहीं दिया गया। बिहार में अभी तक मंकी पॉक्स के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ चुका है। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। मंकी पॉक्स के संबंध में जितनी भी जानकारियां स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से उपलब्ध हुई हैं, वो सारी जानकारियों को हम लोगों ने शेयर किया है। और क्या क्या लक्षण है इसके, क्या सावधानी रखनी है, और यदि मंकी पॉक्स के लक्षण कहीं दिखाई पड़ते हैं या संभावित ऐसा दिखता है तो वैसे मरीज की जांच करानी है। और 3 तरीके से उसका जांच होगा। स्वैब का टेस्ट होगा, ब्लड का टेस्ट होगा, यूरिन का टेस्ट होगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को सीएम आवास में आइसोलेट कर लिया है। नीतीश कुमार 6 महीने में दूसरी बार कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इससे पहले 10 जनवरी को उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लिहाजा आप भी जरा भी लापरवाही न बरतें। वैक्सीन का बूस्टर डोज जरूर लगवाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। एक भी लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो राजधानी पटना में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद दिन भर हड़कंप मचा रहा। स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम ने पटना सिटी में मरीज के घर जाकर सैंपल लिया। जांच के लिए NCCED लैब कोलकाता भेजा गया रहा है। और वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मरीज में मंकी पॉक्स के कोई लक्षण नहीं मिले हैं और ना ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। बावजूद इसके महिला का सैंपल लिया गया है। संजय सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा। बात की रजनीश कुमार ने। मंकी पॉक्स को लेकर जहां पूरा बिहार अलर्ट पर है, वहीं पटना में आज एक संदिग्ध महिला मरीज मिली है, जिनका सैंपल भी लिया गया है। सीधे बात करते हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति के ED हमारे साथ हैं संजय सिंह। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह से आज एक संदिग्ध मरीज मिलने की खबर आई, उसका सैंपलिंग कराया गया, पूरा मामला क्या लगा? देखिए, जिस तरह से मंकी पॉक्स को WHO ने डिजीज ऑफ कंसर्न किया, भारत सरकार से हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए और हम लोगों ने विस्तृत दिशा निर्देश सभी जिलों और मेडिकल कॉलेजेस को दे दिया है। इस बीच आज सुबह जब एक सस्पेक्टेड मरीज की जानकारी हम लोगों को मिली एक प्राइवेट क्लिनिक के माध्यम से, तो राज्य स्तरीय टीम, जिसमें कि सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं और चिकित्सक, उनके घर गए, उन्हें देखा और उनके सैंपल्स भी लिए। लेकिन उनकी स्थिति और जो मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स होते हैं और उनकी स्थिति को जब कंपेयर किया तो पाया कि यह मंकी पॉक्स का केस नहीं है। फिर भी एहतियातन उनके खून एवं अन्य चीज़ों के सैंपल्स लेकर के नेशनल
सेंटर फॉर कोलेरा एंड एंटेरिक डिजीजेस कोलकाता को भेज दिया गया है। जी, फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो डॉक्टरों की टीम है या मेडिकल टीम है, उन्होंने क्या पाया? कोई ट्रेवल हिस्ट्री है या संपर्क में आए हुए जो लोग हैं उन्होंने कोई विदेश यात्रा की है? ना तो उनका ही कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री है, ना राज्य के बाहर का कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, और उनके किसी भी नज़दीकी संपर्क का कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। जी, तो इस प्रकार से यह मंकी पॉक्स का मामला बिल्कुल ही नहीं प्रतीत होता है। फिर भी एहतियातन हमने उनके सैंपल्स ले लिए हैं और निगरानी रखी जा रही है। तो राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सिंह जानकारी दे रहे थे कि डॉक्टरों की टीम आज संदिग्ध महिला मरीज के घर पहुंची थी, सैंपल लिया गया है। हालांकि जो प्राइमा फेसी है यानी उनमें कोई लक्षण मंकी पॉक्स के नहीं दिखाई दिए, बावजूद सैंपल लिए गए हैं, कोलकाता भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर महिला मरीज में मंकी पॉक्स है या नहीं है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद दिन भर हड़कंप मचा रहा। स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम ने पटना सिटी में मरीज के घर जाकर सैंपल लिया और जांच के लिए एनसीसीईडी लैब कोलकाता भेजा जा रहा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सिंह ने बातचीत की और कहा कि मरीज में मंकी पॉक्स के कोई लक्षण नहीं मिले हैं और ना ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, शिक्षक से 7 लाख रुपए की लूट हुई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां पर शिक्षक से 7 लाख रुपए लूटे गए हैं। दलसीसराय में शिक्षक से लूट हुई है, बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। शिक्षक से 7 लाख रुपयों की लूट हुई है। पुलिस लुटेरों की धरपकड़ में जुटी हुई है और यह बड़ी खबर, जहां बाइक पर सवार होकर अपराधी आए थे जिन्होंने एक शिक्षक को निशाना बनाया और 7 लाख रुपए लूट लिए। अरवल में शिक्षक बनाने के नाम पर बड़ी ठगी की गई। हजारों लोगों को सदस्य बनाकर रुपए वसूले गए और जब लोग लाखों रुपए जमा हो गए तो कंपनी के प्रतिनिधि ऑफिस में ताला लगाकर फरार हो गए। शिक्षक बनाने के नाम पर ठगी, प्राइवेट कंपनी ने दिया झांसा, लाखों की वसूली कर फरार। अरवल में नौकरी दिलाने के नाम पर एक प्राइवेट कंपनी ने ठगी की। इसके लिए निशाना बनाया गया जीविका संस्थान से जुड़ी महिलाओं को। अरवल के बैदराबाद में कंपनी का ऑफिस खोला गया। पहले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया। इसके लिए सभी से 4,000 रुपए लिए गए। कंपनी से 2,000 लोग जुट गए। नेटवर्किंग कंपनी की तर्ज पर महिलाओं को सदस्य बनाने पर कमीशन का झांसा दिया गया। ज्यादा कमीशन के लिए महिलाओं ने सदस्य बनाकर कंपनी को लाखों रुपए जमा कराए। जिस कंपनी पर ठगी का आरोप है उसका नाम है JSU इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज। कंपनी का हेडक्वार्टर केरल में है। अरवल में कंपनी का ऑफिस खोला गया और एक स्थानीय निवासी को मैनेजर बनाया गया। जब लाखों रुपए जमा हो गए तो कंपनी के प्रतिनिधि फरार हो गए। अब परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जिन्होंने लोगों से रुपए जमा कराए हैं। JSU इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज पर ठगी का आरोप केरल में है। JSU इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज का हेडक्वार्टर अरवल के बैदराबाद में खोला गया कंपनी का ऑफिस। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बड़ी चालाकी से जाल फैलाया। जिन लोगों को सदस्य बनाया उन्हें बच्चों को पढ़ाने का काम दिया गया और रुपए भी दिए गए। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ साफ होता गया और जब तक ठगे जाने का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन मुश्किलें उन लोगों की बढ़ गई है जिन लोगों ने सदस्य बनाकर कंपनी में पैसे जमा कराए थे। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर के कुतलुपुर पंचायत में गंगा से कटाव तेज हो गया है। गांव से महज 300 मीटर की दूरी पर कटाव हो रहा है। खेत कट रहे हैं, अब घर पर भी खतरा मंडरा रहा है। मुंगेर के मुफस्सिल थाना के कुतलुपुर पंचायत का अस्तित्व पूरी तरह खतरे में आ चुका है। शनिवार को एक बार फिर से तेजी से कटाव हो रहा है। कुतलुपुर गांव से महज 300 मीटर की दूरी पर गंगा का कटाव शुरू हो गया है। इस कटाव के डर से दर्जनों परिवार डरे सहमे हैं। यहाँ के लोगों की दिन का चैन, रात की नींद गायब हो गई है। देखिए किस तरह से हरी भरी खेत कटकर गंगा नदी में विलीन हो जा रही है। बता दें कि पिछले साल सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा में पूरी तरह विलीन हो गया है। यदि इस बार भी समय पर जिला प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया तो कई एकड़ खेत गंगा में फिर समा जाएगा।
सदर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित 8 पंचायत है। बाढ़ के प्रलय से हर साल दर्जनों गांव और सैकड़ों परिवार प्रभावित होते हैं। इससे रोजी रोजगार के साथ ग्रामीणों का जीवन भी प्रभावित होता है, जिसके कारण बाढ़ के आने से पहले कई आंखों के सामने पुरानी यादें और घर के गंगा नदी में विलीन होने का दर्द भी झलकता है। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले कटाव रोधी कार्य सरकार की ओर से किया गया, लेकिन इससे बाढ़ का खतरा टलने वाला नहीं है। किशनगंज में स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी के मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है कि किस परिस्थिति में स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। जिले के 37 स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी देने की बात कही जा रही है। हाल ही में कुछ जगह से आई है, तो हम लोगों ने डीओ से जहां जहां ऐसी सूचना मिली है, अभी तक हम लोगों ने वहां के डीओ से जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहाँ क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। सीमांचल के कई जिलों में गुंडा बैंक का जाल फैला है। गुंडा बैंक यानी वो गैर लाइसेंसी नॉन बैंकिंग कंपनियां जो लोगों से ठगी करती हैं, उनकी काली कमाई लूट कर भाग जाते हैं। कल हमने कटिहार में गुंडा बैंक के चार्टर की कहानी सुनाई थी और आज हम बात कर रहे हैं पूर्णिया और सीमांचल के आसपास के इलाके की। वैसे 2000 से लेकर 2007 तक इस इलाके में गुंडा बैंक काफी सुर्खियों में था, लेकिन 2007 के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। गुंडा बैंक के एजेंटों ने हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की थी। कई लोगों की जमीन जायदाद तक लिखवा ली। हाईकोर्ट ने फिर से इनकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जहां एक बार फिर गुंडा बैंक सुर्खियों में है, आज भी गुंडा बैंक की तरह कुछ ऐसे फर्जी नॉन बैंकिंग कंपनियां चल रही हैं जो लोगों को गुमराह कर झांसा देकर रुपए ठग रही हैं। पटना में मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने राजभवन मार्च निकाला। छात्र स्टेशन लेट होने से नाराज हैं। उनका कहना है कि 3 साल का कोर्स 5 से 6 साल में पूरा हो रहा है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका है। मगध यूनिवर्सिटी में स्थायी कुलपति भी नहीं है, जिससे छात्रों की समस्या और बढ़ गई है और ऐसे में वे कुलाधिपति से मिलकर अपनी बात रखना चाह रहे थे। छात्र राजभवन से 50 मीटर की दूरी पर धरने पर बैठ गए। बाद में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को राजभवन ले जाया गया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों को के शैक्षणिक सत्र नियमित करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से सेशन लेट हुआ है, जिसे ठीक कर लिया जाएगा। और हम लोगों ने पूरी गंभीरता से सभी विश्वविद्यालय प्रशासन से इस बात को टेकअप किया है और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग अगले आने वाले समय में इसको नियमित करेंगे। जमुई की बेटी सीमा कुमारी ने नीदरलैंड में चल रहे वर्ल्ड पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक पर निशाना लगाया। सीमा ने 50 मीटर की राइफल शूटिंग इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आईटीबीपी में पंचकुला में तैनात सीमा कुमारी जमुई जिले के बरहट के ढाड़ा गांव की रहने वाली है। 30 साल की सीमा की इस सफलता पर उसके मायके और ससुराल में लोग खुशियां मना रहे हैं। सीमा बचपन से ही फौज का ही नौकरी लेना चाह रही थी और पढ़ाई लिखाई बहुत मेहनत से की है। उनके पिताजी बोलते थे नहीं तुमको फौज में नहीं जाना है, हम टीचर का नौकरी करवाएंगे तुमसे। तो वो बोली नहीं पापा, हमको नहीं टीचर का नौकरी नहीं करना है, हम जब भी करेंगे तो फौज का ही नौकरी करेंगे। तो वो आईटीबीपी ज्वाइन की 2014 में, उसमें शूटिंग का मौका मिला उनको और फिर शूटिंग में फिर गए तो शूटिंग बहुत अच्छा चला उनका। 2 मेडल भी आए, 2 पदक जीत चुकी है अब तक। और आगे देखिए जोहार झारखंड।